नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ डीमन स्लेयर के एक नए एपिसोड के साथ। तो अगर अब तक आपने इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। बर्फ से ढकी गलियों में बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर एक कमजोर सा लड़का उन्हें चुपचाप देख रहा था। वह हिम्मत करके उनके करीब जाता है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। सांसें उखड़ रही थी, हाथ बर्फ में धंस चुके थे और वो बस ठंडी आसमान की ओर देखता रह गया। ये लड़का कोई और नहीं, डीमन रूई था, लेकिन तब वो सिर्फ एक बीमार और कमजोर बच्चा था। उसकी माँ दौड़ती हुई आती है, उसे अपनी गोद में उठाती है और गुस्से में डांटती है। कितनी बार कहा है रूई, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। रूई की हालत बचपन से ही ऐसी थी, इतना कमजोर कि ठीक से चलना भी मुश्किल था, दौड़ना तो दूर की बात थी। हर दिन उसकी सांसों के साथ एक जंग थी। लेकिन फिर एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, जब घुप अंधेरे में मुजान की बुत्सुजी खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी कमजोरी पर दया दिखाने वाला सबसे बड़ा डीमन। मुजान ने रूई को ताकत दी, एक ऐसा शरीर जो अब कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी एक भारी कीमत थी, इंसानों को खाना और सूरज से हमेशा दूर रहना। रूई ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली, और जब उसके माँ बाप को इस सच का पता चला, पिता चुप रह गए। उनकी आंखें पत्थर की तरह जम गईं और माँ फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो बस जीने की कोशिश की थी। क्यों वो मुझसे डर गए? क्यों मेरी माँ मुझे देख कर रोई? रूई को बचपन की एक कहानी याद आती है। एक पिता जिसने अपने बेटे को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उस कहानी में रूई को पहली बार असली प्यार महसूस हुआ था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें दर्द था, बलिदान था और सच्ची मोहब्बत भी। लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठा, अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? एक रात रूई की नींद खुली। उसने देखा उसका पिता चाकू लेकर उसके सिर पर खड़ा था और उसकी माँ जमीन पर बैठी बिलख रही थी, आंसुओं में भीगी हुई। वो मुझे मारने वाले थे, मेरे अपने माँ बाप। रूई ने मन में सोचा। डर, गुस्सा और धोखे के एहसास ने रूई को घेर लिया और उसी डर में रूई ने हमला कर दिया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उसके हाथों उसके माँ बाप की जान चली गई। उसने बाहर आकर खुद को तसल्ली दी, शायद वो मेरे असली माँ बाप थे ही नहीं, शायद हमारा कोई रिश्ता था ही नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसकी माँ उसकी आखिरी सांसों में बस इतना कह पाई, मुझे माफ करना बेटा, हम तुम्हें एक मजबूत शरीर नहीं दे पाए। और उसके पिता के लफ्ज जो रूई ने पहले कभी नहीं समझे थे, आज दिल चीर गए। हम तुम्हारे साथ मरने आए हैं रूई। उसी पल रूई को समझ आया, जिस प्यार को झूठा मान रहा था वो तो सबसे सच्चा रिश्ता निकला। उसके माँ बाप ने उसे मारने की नहीं, उसके गुनाहों में उसका साथ देने की ठानी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो रिश्ता जिसे रूई ने खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था, अब सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह गया। और तभी अंधेरे से निकला मुजान। एक मीठी लेकिन जहरीली आवाज में उसने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी रूई, वो तो तुम्हारे माँ बाप की थी। एक टूटा हुआ दिल जिसने सच्चे प्यार को खुद मिटा दिया था, अब खुद को झूठी तसल्ली देने लगा। और उसी पल रूई ने ठान लिया, अगर असली रिश्ता नसीब नहीं हुआ तो नकली रिश्तों से ही एक परिवार बनाएगा। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ना वो अपनापन मिला, ना वो माँ की गोद की गर्मी, ना वो पिता का प्यार, जिसे रूई बरसों तक तलाशता रहा और तरसता रहा। अब रूई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका सिर कट चुका था, लेकिन उसका शरीर अब भी तानजीरों की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसके टूटे हुए दिल को आखिरी बार किसी रिश्ते की गर्मी महसूस करनी थी। उसे अब एहसास हो चुका था, उस एक सच्चे रिश्ते की तलाश में उसने सब कुछ खो दिया। गियो एक कोने में खड़ा था, चुपचाप, लेकिन तानजीरो वो रूई के दर्द की महक सूंघ सकता था। ये दुश्मन नहीं, एक टूटी हुई आत्मा है
जो बस माफी मांगना चाहती है। तांजीरो धीरे से आगे बढ़ता है और जैसे ही उसका हाथ रुई के जलते हुए शरीर को छूता है, रुई की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या है? ये तो धूप की गर्मी है। वो वही धूप थी जिससे बचते बचते रुई ने पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजार दी थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी की हथेली में वो रोशनी महसूस की थी जो उसे उसके अपने माँ बाप ने कभी नहीं दी थी। रुई की आंखें बंद हो रही थी, उसके दिल में बस अधूरी ख्वाहिश थी। काश मैं अपने माँ बाप से माफी मांग पाता, लेकिन अब तो मैं नर्क जाऊंगा। उसी पल एक नरम सी आवाज गूंजती है, अगर नर्क भी जाना पड़े तो चलो हम साथ चलते हैं। रुई चौंक कर देखता है, उसके सामने खड़े हैं उसके माँ और पिता। उसकी माँ मुस्कुरा कर कहती है, तू जहाँ जाएगा हम वहाँ तेरे साथ होंगे बेटे। रुई की आंखें भर आती हैं, उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो जाता है। एक मासूम बीमार बच्चा जो कभी प्यार के लिए तरसता था, वो अपने माँ बाप से लिपट जाता है और फूट फूट कर रोता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर जैसे ही तीनों की आत्माएं नरक की आग में घुल जाती हैं, कोई चीख नहीं, कोई डर नहीं, बस एक अधूरा रिश्ता जो आखिरकार पूरा हो गया। तांजीरो दर्द से कराते हुए लेकिन गुस्से से कांपता है। वो देखता है गियू रुई के फटे हुए कपड़ों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। तांजीरो की आंखों में आंसू और आग दोनों हैं। वो चिल्लाता है, वो भले ही एक डीमन था, लेकिन आखिरी वक्त में वो इंसान जैसा महसूस कर रहा था। उसने पछताया था, उसने रिश्ता चाहा था और शायद माफी भी। मैं बदला लूंगा, मैं किसी भी निर्दोष को मारने वाले को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो डीमन इंसानियत में लौटने की कोशिश करे उन्हें मैं कभी नहीं मारूंगा, क्योंकि वो भी कभी हमारे जैसे ही थे। तभी जंगल की हवा में तितलियां उड़ती हैं और उसी के बीच शिनोबु कोचो हवा को चीरती हुई आसमान से झपटती है और सीधा वार करती है नेजुको पर। लेकिन ठीक उसी पल गियू की तलवार उसकी तलवार से टकराती है। वार रुक जाता है। शिनोबु की आंखों में हैरानी है। तुम एक डीमन को बचा रहे हो? वो धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में चुभन है। यही वजह है कि लोग तुमसे नफरत करते हैं गियू-सान। गियू शांत खड़ा रहता है। कुछ पल चुप्पी के बाद वो बस इतना कहता है, तो नफरत करने दो, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। इधर जेनत्सु की सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। उसके चेहरे से दर्द की लकीरें हटने लगी। जहर जो उसके शरीर में फैल चुका था अब खत्म हो चुका था। एक काकुसी राहत की सांस लेकर बोलता है, शिनोबु-सामा का बनाया हुआ एंटीडोट एक बार फिर कमाल कर गया। जेनत्सु बेसुध पड़ा होता है, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। काकुसी की टीम जल्दी स्ट्रेचर लाती है। टीम लीडर हुक्म देता है, सभी घायल डीमन स्लेयर को तुरंत बटरफ्लाई मेंशन पहुंचाओ, एक की भी जान नहीं जानी चाहिए। और फिर जेनत्सु, इनोसुके और बाकियों को लेकर काकुसी की टीम जंगल से बाहर निकल जाती है, जहां धीरे धीरे सूरज की किरणें रास्ता रोशन कर रही थी। शिनोबु और गियू की तलवारें एक बार फिर टकराती हैं। चमकते हुए ब्लेड और चिंगारियों के बीच दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। शिनोबु सख्त आवाज में बोलती है, डीमन की रक्षा करोगे, ये काम नहीं है तामियोका-सैन। लेकिन तभी आसमान में एक कासुगाएकावे की आवाज गूंजती है, तांजीरो कामादो और उसकी डीमन बहन नेजुको को पकड़कर हेड ऑफिस ले आओ, ये हुक्म है। शिनोबु की आंखों में चमक आ जाती है, तो अब इजाजत भी मिल गई। वो एक झटके में एक पेड़ की ओर उड़ती है, तेज सटीक, एक शिकारी की तरह। गियो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ होती है। वो पीछे मुड़ता है और दौड़ पड़ता है शिनोबु के पीछे। जंगल की पहाड़ियों पर तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ पर लिए दौड़ रहा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, शरीर दर्द में डूबा है, लेकिन बहन को बचाने की जिद उससे भी तेज। तभी एक डीमन स्लेयर लड़की ऊपर से कूदकर सीधे तांजीरो पर गिरती है। तांजीरो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नेजुको भी दूर जा गिरती है और तभी उस लड़की की तलवार उसकी गर्दन की ओर बढ़ती है, लेकिन नेजुको अपने आप को छोटा कर लेती है और अटैक से बच जाती है, जो देखकर वो डीमन स्लेयर लड़की हैरान रह जाती है। उसी वक्त दूसरी ओर जंगल में दो हसीरा आमने सामने खड़े होते हैं। शिनोबु गुस्से में गियो को देखती है, तुमने मेरी तलवार क्यों रोकी तामियोका? गियो शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि 2 साल पहले कुछ हुआ था। ये सुनकर शिनोबु गुस्से में कहती है,
अरे नहीं, अब कोई कहानी मत सुनाना, किसी भाई बहन की इमोशनल स्टोरी। ये सुनकर गियू चुप रह जाता है और उसकी खामोशी ही उसकी बात कह देती है। तभी आसमान में फिर एक कासुगाई कौवा उड़ता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, तांजीरो कामाडो और उसकी डीमन बहन नेजुको की पहचान हो चुकी है। आदेश है दोनों को हेड ऑफिस लाया जाए। शिनोबु और गियू एक नजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर बिना एक शब्द बोले जंगल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर एक काकोशी की टीम जंगल में तांजीरो को खोज निकालती है। वो अब भी बेहोश होता है, लेकिन नेजुको उसके पास बैठी है जैसे उसकी रक्षा कर रही हो। हमें ये मिल गया, ये वही है, कासुगाई कौवे की पहचान पक्की है। जंगल के एक कोने में अब भी इनोसुके पेड़ से बंधा है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन गुस्सा भी खुद पर। मैं एक भी डीमन को नहीं मार पाया, मैं अब भी कमजोर हूँ। वो खुद से लड़ रहा होता है, अंदर ही अंदर टूटता हुआ। वहीं दूसरी तरफ जेनत्सु एक स्ट्रेचर पर लेटा है। उसके शरीर से जहर निकल चुका है, लेकिन उसके दिल में तांजीरो और निजुको की फिक्र अब भी बाकी है। वो मन ही मन सोचता है, उन्हें कहाँ ले गए होंगे, वो ठीक तो होंगे ना। माउंट नाटागोमो की खूनी लड़ाई अब रुक चुकी है, लेकिन तांजीरो और निजुको की असली जंग तो अब शुरू होगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स, वो संगठन जो एक डीमन को खत्म करने की कसम खाए बैठा है, अब उसी के सामने तांजीरो अपनी डीमन बहन को लेकर खड़ा होगा। क्या वो अपने रिश्ते को साबित कर पाएगा? क्या डीमन स्लेयर कॉर्प्स उसे माफ करेगा, या वही बनेंगे उसका अगला दुश्मन? क्या इंसान और डीमन के बीच वाकई कोई रिश्ता मुमकिन है? इन सब का जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, जिसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसके अगले पार्ट्स मिस ना कर सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।